तो वार पलटवार सुन लिया आपने। बीजेपी कह रही है कि आपदा को हटाना है, कांग्रेस पार्टी कह रही है दोनों एक जैसे हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो चर्चा का हिस्सा हैं आज, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक वत्स साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। दीप चंद्र राठौर हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और प्रीतपाल सिंह सलूजा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अनुराग नाटा साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक है माने जाने। चर्चा की शुरुआत करेंगे प्रीतपाल सिंह सलूजा साहब आपसे। जिस तरीके से आज देखने को मिला और आप लोगों ने कहा कि भाई गृह मंत्री अमित शाह जो है गुंडागर्दी करवा रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, मतलब चुनाव साम दाम दंड भेद सब कुछ पे आ गया है। मतलब कैसे चुनाव कहां जा रहा है, मतलब कितना आकलन? नहीं, चुनाव तो पहुंचने वाला जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी अपने काम के उसके आधार पर चुनाव शुरू जा रहा है। हाँ, उसको मोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी और दो दरवाजे। प्रीतपाल जी आप अपना फोन कान के पास लगा लीजिए तो आपकी आवाज अच्छे से आ सकेगी और हम सुन भी अच्छे से पाएंगे। जी, एक बार फोन कान पे लगा लीजिए, इसके बाद आपकी आवाज ठीक ढंग से आएगी। अभी आपकी आवाज आ नहीं रही है सही से। भारतीय जनता पार्टी जी, दिल्ली का चुनाव था, आपको याद होगा जब 2020 पिछला जब चुनाव हुआ था दिल्ली का, हाँ, तब यही भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में शाहीन बाग, हरामजादे और पता नहीं क्या क्या भाषाओं का इस्तेमाल करके दिल्ली में पूरा अमला लगाने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी, देश के गृह मंत्री जी और न जाने कितने राज्यों के मुख्यमंत्री लगा के इन्होंने 2020 में उथल पुथल करने की दिल्ली की कोशिश की। अंतोगत हुआ क्या हुआ, दिल्ली वालों ने उनको बाय बाय कर दिया कि दिल्ली में पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली की जनता दिल्ली पे जो काम है उसके ऊपर अब उसी के आधार पर वोट देती है। वहां पे हिंदू मुस्लिम इस तरह की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की फेल होती आ रही है। 13, 15, 20 में भी फेल हुई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कार्ड खेला, कांग्रेस को भी चोर दरवाजे के साथ अपने साथ मिला लिया। अब कांग्रेस भी वही भाषा बोले, जो स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता देते हैं सेम स्क्रिप्ट जो है वो कांग्रेस के बड़े नेता, आले नेता, छोटे नेता, हर तरह के लोग इसको रोड पे कहने लगे हैं। दिल्ली की जनता ने, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री, हरमन प्यारे मुख्यमंत्री जिनको इन्होंने फंसाने का काम किया, जेल भेजने का काम किया, हमारे उप मुख्यमंत्री को जेल भेजने का काम किया, संजय सिंह को जेल भेजने का काम किया, सत्येंद्र जैन को जेल भेजने का काम किया, उसका बदला लेने के लिए उत्सुक है। वो चाह रही है कि दिल्ली में जो पिछली बार हम लोगों ने गलती की, जो 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उथल पुथल करने के बाद दे दी गई, वो सीटें भी उनको ना दी जाएं। ये उनको बौखलाहट दिख रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में दिखा, नरेंद्र मोदी जी माननीय देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भाषा का दुरुपयोग किया, जबकि वो उनको ये पता होगा ठीक है पार्टी के वो नेता हैं मगर देश के प्रधानमंत्री है, उनके दिए हुए भाषणों को विदेशी पटल में भी सुना जाता है। मगर वहां पे वो कभी किसी पार्टी के बड़ी जो महिला नेता है उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, कभी वो मुख्यमंत्री बंगाल के बारे में जो एक महिला है उनके बारे में उल्टा सीधा बोला करते हैं, कभी नीतीश कुमार के डीएनए के बारे में बोला करते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल को नार्किस्ट और पता नहीं। अब तो ये हद आ गई कि आपदा यानी आम आदमी को भी उन्होंने धरती पे उतारकर कफन दफन देने का काम उन्होंने कर दिया। आप अपने भाषण में उन्होंने दे दिया। ठीक, दिल्ली की जनता पूरी तरह से तैयार है। प्रीतपाल साहब अभी बचा कर रखिए, अभी आऊंगा। अभी तो एक बार सबका ओपनिंग हो जाए एक बार, इसके बाद में चर्चा की शुरुआत होगी तो बेहतर तरीके से चर्चा होगी। आलोक वत्स साहब जवाब दीजिए। कांग्रेस को पिछले दरवाजे से आप साथ लेकर आए हैं, एक भाषा दोनों लोग बोल रहे हैं, दोनों का टारगेट केजरीवाल है और आप लोग गुंडागर्दी करवा रहे हैं दिल्ली में। इन्हें प्रचार प्रसार नहीं करने दे रहे हैं, इन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं, इनके नेताओं को पीट रहे हैं, परेशान हो गए, हताश हो गए। क्यों? क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में वापसी कर रही है, इसलिए आप परेशान हैं। आलोक साहब। शिवम जी, इस बार या बस्ती आलोक जी आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। एक बार कान पे जो है फोन लगा लीजिए तो आपकी आवाज बेहतर आएगी। अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। देखिए शिवम जी,
इस बार दिल्ली की राजनीतिक फिजा बदली हुई है। हम्म। जितने झूठे वायदे करके केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता को 10 वर्षों तक ठगा है, हम्म। वो सारा कुछ अब उजागर हो चुका है। और रही बात कांग्रेस की, तो याद कीजिए लोकसभा चुनाव के वक्त देवर पॉलिटिकली मैरिड एंड इन विधानसभा दे आर पॉलिटिकली डाइवोर्स। तो ये मिलन और विरह का खेल ये खुद खेलते हैं, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। पानी पी पी कर एक दूसरे को कोस रहे हैं और पानी पी कर एक दूसरे की तारीफों की पुल बांधते नहीं तो आलोक साहब, अगर वो एक दूसरे को कोस रहे हैं तो फायदा तो आप ही का है ना। ये पुरानी कहावत है शिवम जी। हाँ। मैं गांव गवार से रहने वाला आदमी हूँ। हाँ। कि अगर इस तरीके का घर फूटे तो जो चाहे वो लूटे। तो अगर आपका घर खुद ही टूट रहा है तो इसमें दूसरे का क्या दोष है? हम तो उन चीजों को उजागर कर रहे हैं जो केजरीवाल जी ने कहा था और वो नहीं हो सका। नहीं आलोक जी, उजागर करवाइए वो तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो मारने पीटने पे आ गए। केजरीवाल कह रहे हैं हमारे नेताओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, महिलाओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर हम महिलाओं को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं और उनके नेताओं को मार रहे हैं तो उसका कोई तो फुटेज होगा। हमको क्यों नहीं ले जाते हैं, FIR करते हैं हमारे ऊपर, क्यों नहीं हमको कोर्ट में घसीटते हैं? स्वाति मालीवाल जी को किसके घर में पीटा गया था? किसने पीटा था? क्या ये प्रिंसपाल सिंह जी से छुपा हुआ है? तो हमारे ऊपर अनर्गल बातें थोपने से हम तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले लोग हैं। हम ये मारपीट में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। और सबसे बड़ा झूठ जो इन्होंने देश की जनता को परोसा है, एक मुख्यमंत्री के रहते हुए इन्होंने केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर है कि ना वो ऑफिस जा सकते हैं, ना वो ऑफिस की फाइल पे दस्तखत कर सकते हैं, ना वो ऑफिस में मीटिंग कर सकते हैं, ना वो किसी ऑफिसर के साथ मीटिंग कर सकते हैं। ये कैसा मुख्यमंत्री आप दिल्ली को देना चाहते हैं? ठीक है आलोक साहब, मैं आपके पास आऊंगा। दीपचंद राठौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। मतलब आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो भाषा बीजेपी बोल रही है वही भाषा आप बोल रहे हैं। आप एक लाइन हटकर नहीं बोल रहे हैं। आपको आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए था, आम आदमी के पार्टी के साथ में चुनाव लड़ते। लेकिन वो तो कहते हैं जैसे हमने हरियाणा में चुनाव लड़ा, हमने तो कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, लेकिन उन्होंने दिल्ली में आके हमारा मतलब कुछ तो छोड़ा ही नहीं। अब वही आलोक साहब भी मजा ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा में शादी हुई थी और विधानसभा में तलाक हो गया इन दोनों का। दीपचंद साहब। आदरणीय शिवम दुबे जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार जी। नमस्कार। देखिए दिल्ली का सियासी मौसम बदल चुका है और तमाम विधानसभा में जाके देखेंगे तो खिंचातानी और नूरा कुश्ती पिछले 10 सालों से आपदा और विपदा के बीच में चल रही है। उसने दिल्ली के लोगों को परेशान करा है और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि दिल्ली की राजधानी पिछले 10 सालों में वही मुद्दे हैं कि पानी पीने योग्य नहीं है, गंदा पानी है, जल भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, चारों तरफ कचरा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और दिल्ली को गैस का चैम्बर बना दिया है। 3 बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे, लेकिन दिल्ली में विकास कुछ नहीं हुआ। वो कहते हैं कि दूध का छिला छाछ भी फूक फूक के पीता है और 2 बार दिल्ली की जनता का मुंह जल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो, छाछ तो छोड़िए, शरबत भी पिलाएंगे तो जनता फूकेगी नहीं, फूकेगी उनके ऊपर। दूसरी बात, प्रितपाल जी ने भी जो कहा कि हमारे नेताओं को जेल में डाला, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, तो मैं प्रितपाल जी आपसे पूछना चाहूंगा, आप तो कट्टर ईमानदार वाली पार्टी के लोग हो, जो लोकपाल बिल लेकर आ रहे थे, सवर्ण नारे के साथ आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के अंदर जो लिप्त हुई है वो आप आम आदमी पार्टी के नेता है और आज इसमें 70 में से 65 विधायकों के ऊपर केस चल रहे हैं। आप कट्टर ईमानदार के तो छोड़िए और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता, दिल्ली को
प्रीतपाल साहब की आवाज हेलो। नहीं आ रही है। दीपचंद राठौर जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि अगर दिल्ली को मॉडल दिया तो कांग्रेस सरकार ने दिया है। दिल्ली में तो अभूतपूर्व जो काम हुए कांग्रेस पार्टी ने किए। प्रीतपाल दिल्ली जी, के विकास के लिए एक मिनट दीपचंद जी, एक मिनट। प्रीतपाल जी, आपको आपकी आवाज चली गई है। फिर से हम अपने सहयोगियों से कहेंगे, आपको जोड़ेंगे, तब तक दीपचंद जी बोलिए। जी, दीपचंद जी बोलिए। बुलाया नहीं जा सकता, चाहे मेट्रो का जाओ, चाहे दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, सीएनजी में कन्वर्ट कराने का श्रेय भी शिला जी को जाता है, और दिल्ली की में हरियाली का श्रेय भी शिला जी नहीं, दीपचंद साहब को जाता है। दीपचंद साहब, एक मिनट आबकारी नीति हुई थी, एक मिनट तो बात सुनिए ना। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो भी आप अभी मुद्दे गिनवा रहे हैं, अभी आपके शीर्ष नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि भाई दलित विरोधी है केजरीवाल, 25 लाख रुपया देते हैं तो 25 करोड़ का एडवर्टीजमेंट कर देते हैं। इन्होंने कुछ काम किया नहीं, यमुना साफ नहीं किया, सड़क बनाया नहीं, स्कूल बनाए नहीं, अस्पताल नए बनाए नहीं, सारा कुछ आज आपको याद आ गया कि ये लोग भ्रष्ट हैं। 6 महीना पहले तक गलबैया कर रहे थे। आप जनता को भरोसा कैसे दिलवाइएगा महाराज? देखिए, आप हमारे राहुल गांधी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा। इन्होंने आज से 10 साल पहले कहा था हाँ। कि यमुना को मैं स्वच्छ कर दूंगा अगर 2025 तक मैं यमुना को साफ नहीं करता हूँ। खुद केजरीवाल जी की बयान है और पब्लिक के डोमेन में वायरल भी है। तो मुझे आप वोट मत देना। तो आज अरविंद केजरीवाल जी किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? ये उन्हीं के बोल हैं, ये हमारे बोल नहीं है। दूसरी बार इन्होंने कहा था कि मैं जब हमारी सरकार बनेगी तो 500 स्कूल नए खोलेंगे और 20 कॉलेज खोलेंगे। जरा प्रीतपाल जी बैठे हैं यहाँ पे, बता दिए कितने स्कूल खोले, कितने स्कूल कॉलेज बनाए। इन्होंने कहा था 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, ये भी बता दिए प्रीतपाल जी बैठे हैं। और जिस शिक्षा मॉडल का ये दम भरते हैं, दुबे जी मैं आपको बताना चाहूंगा 735 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 516 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, और 16,833 शिक्षकों की पोस्टें खाली है। बजट के नाम पे, शिक्षा बजट के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने 40% सालाना कटौती की है। 700 स्कूलों में से 10वीं और 12वीं के अंदर साइंस नहीं है। 10 सालों में 16 स्कूल बंद कर एक नया स्कूल बनाया। तो यही तो सवाल है ना। आज आपको सारा, या तो उस वक्त आपको सब पता था लेकिन उस वक्त मजबूरी थी इसलिए आप इनके साथ चले गए, तो सीधा सीधा बोलिए ना कि हम लोकसभा में केजरीवाल के साथ मजबूरी में गए थे। देखिए, गठबंधन, जब आप जिस गठबंधन की बात करें उस टाइम में लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने गठबंधन बनाया था। और अब कहां गया दीपचंद जी? लोकतंत्र कहां चला गया? देखिए, आप ये आपका कहने का मतलब कि दुबे जी, या तो हम कांग्रेस पार्टी इलेक्शन नहीं लड़े, लोकतंत्र नहीं बिल्कुल। अरे ये तो आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं ना आपको। मैं तो कह रहा हूं कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए और जम के लड़ना चाहिए। दुबे जी, हमने आपका ही नीति पर सबसे पहले मतलब एफआईआर किसने करी थी? कांग्रेस पार्टी ने। हाँ। आलोक जी से पूछिएगा, इनके 7 सांसद हैं, 8 विधायक और तमाम पार्षद कहाँ थे? क्या उस टाइम कुंभकर्ण के बैठे हुए थे? ठीक है दीपचंद जी, आलोक श्रीवास्तव से। बिल्कुल मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुराग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। जिस तरीके से इस वक्त चल रहा है प्रधानमंत्री से लेकर, और आज तो कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, और इसके बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, सब आज दिल्ली में पहुंचने वाले हैं। और चूंकि अंतिम दौर है तो पावर भी खूब लगाएंगे। लेकिन इस बीच आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहा है। मतलब एबीसी का फॉर्मूला यहां तो A+B+C+ का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जनता के पास अभी क्या ऑप्शन बचता है। और ये कहां देखते हैं आप, ये कहां जा रहा है? मतलब दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान कौन बनने जा रहा है? ये देखिए कि हम सबको पता है कि दिल्ली के चुनाव में खाली 3 दिन बाकी हैं। हाँ। अब सारी की सारी पार्टियां इस बार पूरे जोर से और पूरे दमखम से चुनाव लड़ रही है। आपने देखा होगा कि भाजपा के प्रधानमंत्री से लेके अमित शाह जी से लेके और कई केंद्रीय मंत्री भी इस चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली के चुनाव प्रचार के लिए प्रचार कर रहे हैं। और जहाँ पे कांग्रेस पार्टी, जिसने पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने ज्यादा दमखम से चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार काफी दमखम से चुनाव लड़ रही है। और आप देखोगे तो राहुल गांधी जी खुद चुनाव में प्रचार कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जी ने भी चुनाव प्रचार में उतर गई हैं, और भी कई इनके बड़े बड़े मंत्री, आला मंत्री को इन्होंने उतारा है चुनाव प्रचार करने के लिए इस बार। और आप अगर देखा जाए तो जो अरविंद केजरीवाल की जो सीट है नई दिल्ली, उस पर भी इन्होंने संदीप दीक्षित को, जो कि शीला दीक्षित के बेटे हैं, उनको उतारा है चुनाव लड़ने के लिए। तो यही दिखाता है कि इस बार दमखम से सब चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर मैं आम मुद्दों पे अगर आऊं तो आम आदमी पार्टी जिस चीजों पे प्रचार कर रही है कि भाई इन्होंने जो शिक्षा का स्तर बढ़ाया, स्वास्थ्य का इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जो खोले हैं, नंबर 2, नंबर 3
जो इनका है कि इन्होंने बोला था कि बिजली फ्री करेंगे 200 यूनिट तक, और बिजली इन्होंने फ्री करी। 6 साल हो गए बिजली फ्री होते होते, 6 से ज्यादा साल हो गए। फिर चौथा कि पानी फ्री करेंगे, तो पानी इन्होंने फ्री दिया। फिर पांचवा ये कि ये बोलते हैं कि इन्होंने जो महिलाओं के लिए बस में जो यात्रा है वो फ्री की है। महिलाओं का यहाँ पे दिल्ली में टिकट नहीं लगता डीटीडीसी की बसेस में, फ्री में ट्रैवल है। तो ये 5 मुद्दे, और एक इन्होंने और वादा किया है कि 2100 रुपए अब हर महिला को बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर देंगे। तो इन चीजों के बलबूते चुनाव लड़ रही है। अब जो आम आदमी पार्टी के जो विरोध जो खासकर जो बीजेपी और कांग्रेस मुद्दा बना रही है, वो भ्रष्टाचार के मुद्दे को जो है उन्होंने मुद्दा बनाया है कि भ्रष्टाचार क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी की छवि लेके आई थी सामने, और ये हमेशा बोलते रहे कि हम ईमानदार हैं। तो इन पे अगर जो भ्रष्टाचार का जो दाग लगा के और इनको नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भाजपा की जो कमजोर कड़ी जो है, कमजोरी जो आ रही है कि इनके पास कोई भी जो चीफ मिनिस्टर है उसका कोई फेस नहीं है। आज किसी को भी नहीं पता कि अगर भाजपा जीती तो चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। क्या मनोज नहीं, तिवारी अनुराग साहब, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव हुआ, चीफ मिनिस्टर कौन होगा उसका चेहरा वहां भी नहीं था। राजस्थान में कौन होगा, तब तो उस वक्त भी विधानसभा में कोई नहीं था। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, हमने देखा वहां भी नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ था 17, चाहे इधर आके आपने 22 में ले लीजिए, वहां भी कोई नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हुआ तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी या बीजेपी लड़ाई नहीं लड़ती। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन हर राज्य का चुनाव अलग होता है। ठीक है, तो अब लोगों को ये नहीं पता कि क्या मनोज तिवारी बनेंगे सीएम, क्या विजय गोयल बनेंगे, क्या विजय मल्होत्रा बनेंगे। किसी की भी छवि बहुत अच्छी नहीं है इनमें से। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव नहीं, एक मिनट अनुराग जी, आपको लगता है कि बीजेपी के पास नेता नहीं है दिल्ली में, या वैसा चेहरा नहीं है जिसको ये सामने लगकर पूरा कैरम खेल सके? बिल्कुल वैसा एक चेहरा नहीं है बीजेपी के पास कि जिसको सामने रख के ये बोल सके कि हमारे पास इतना बढ़िया नेता है कि केजरीवाल की टक्कर का। तो ये उनके लिए जरूर एक नेगेटिव पॉइंट जाता है। और जहां तक मैं कांग्रेस की पे भी आऊंगा, कांग्रेस की जहां तक बात करूं तो पिछली बार के मुकाबले कई ज्यादा मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। कम से कम 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पे त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा, और कांग्रेस भी अच्छे खासे 12 से 15% वोट भी लेके आ सकती है। ठीक अनुराग जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। प्रीतपाल साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी आपने ये कहा कि भाई दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी जनता है, यहां अनर्गल बातें नहीं चलती हैं, और आपके नेता पढ़े लिखे नेता हैं, दिल्ली का विकास करते हैं। सारी बातें आपने कही। आपने कहा हमने स्कूल बनाया, हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, नए स्कूल बनाए, नए क्लासेस बनाए, नए अस्पताल बनाए, सब कुछ किया आपने। अब सवाल ये उठ जाता है कि अगर आपने सब कुछ किया, फिर ये 2100 रुपए फ्री देना और फिर तमाम तरह की हर दिन मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और योजना पर योजना लाना। प्रीतपाल साहब, क्या आप पैनिक नहीं कर गए? क्या आपको इस बार डर नहीं लग रहा है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और प्रत्याशियों की ये कटनी छटनी जो आपने की है, मतलब गले तक तो हाथ आपके भी आ गया है ना विरोधियों का? जो आपने बातें की हैं, मैं थोड़ा इसको और थोड़ा एक ऐड ऑन कर दूं। अनुराग जी ने चीजों को बताया आपको कि दिल्ली के अंदर किस आधार पर दिल्ली की जनता के बीच में गए हैं, आधार के ऊपर क्यों नहीं चुनाव पे उतरते हैं। हम अरविंद केजरीवाल क्या पहन रहा है, नरेंद्र मोदी जी क्या पहन रहे हैं, सोनिया गांधी जी क्या पहन रही हैं, इनसे क्या लेना देना। आप दिल्ली में क्या डिलीवर कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में राज कर रही है, वो कहाँ पे वहां पे क्या डिलीवर कर रही है, इसके आधार पे नरेंद्र मोदी जी का 56 इंच जीना कहाँ चला जाता है। अभी आलोक बख्शी कह रहे हैं कि हम दिल्ली के अंदर इस बार सिनेरियो अलग है, दिल्ली के चुनाव का सिनेरियो अलग है। दिल्ली के चुनाव का सिनेरियो तो अलग रहा ही है। आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने, जब हमारी पार्टी 2012 में 26 नवंबर को बनी थी तो ये बात कही थी, हम राजनीतिक पार्टी जरूर एक मजबूरी हमारी बनाने जा रहे हैं, हम राजनीति सिखाने आ रहे हैं, हम राजनीति करने नहीं आ रहे। हमने करके दिखाया। जब 2013 में हमारी सरकार आई तब कांग्रेस से हमने अपने शर्तों के ऊपर समर्थन लिया और अपने शर्तों पे हमने कुछ चीज को लात भी मार दिया। फिर दिल्ली की जनता ने हमें 15 में मौका दिया, 20 में मौका दिया, इस बार भी मौका देगी। आप बता दें
नरेंद्र मोदी जी आज उनको इतना अच्छा मौका मिला था, अच्छी स्टेज उनको मिली थी। यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश से वहां गए तो उनके पास मौका मिला था, उत्तर प्रदेश की गिनती गिनवा रहे थे कि साहब हमने इतने प्राइमरी स्कूल अच्छे करा दिए। मैं नहीं करा पाए क्योंकि उत्तर प्रदेश में 26,000 प्राइमरी स्कूल बंद हो चुके हैं, 13,000 अस्पतालों में ताला लग चुका है। यहाँ तक कि महाकुंभ के नाम पे राजनीति हो रही है। 18 घंटे तक योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनके बड़े नेता, छोटे नेता, कोई भी इस बात पे नहीं कहते, वो इस बात को मानते ही नहीं कि महाकुंभ में भगदड़ मची। 60% से ज्यादा आपने महाकुंभ में वीआईपी कल्चर बना रखा है। आप देखिए, आपके खाली कहने पे हिंदू नेता और लोग इतने बड़े मूर्ख नहीं है दिल्ली वाले। दिल्ली वाले आपकी बातों में नहीं आने वाले। दिल्ली वाले शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इसके ऊपर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी को अच्छा चाहिए तो था। प्रीतपाल साहब, वो बताते आपको मेरे लगता है भाई ग्रंथियों को, ये पुजारियों को आप है। 18,000 रुपए का वादा कर देंगे तो आपकी बातों में आ जाएंगे? नहीं, ये आपकी सोच है सर। नहीं, प्रीतपाल साहब, जब जो पैरामीटर उन पर लागू होगा वही तो आप पर लागू होगा ना महाराज। हम में तो सब वही खड़े हैं। आप देखिए, हर पार्टी की अपना क्राइटेरिया, हमारा क्राइटेरिया है कि जिसको भगवान ने कम दिया, जिसको ऊपर वाले ने कम दिया, वो सरकारों के पास अगर बल है तो वो जनता के बीच में जनता के टैक्स से पैसे देना चाहिए। हम एक काम खाली पुजारियों को थोड़े दे रहे हैं, सही बात। हम तो गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी दे रहे हैं। तो ये कहना कि सिर्फ ये कहना कि पुजारियों को दे रहे हैं, हम तो शिक्षा पे भी काम कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य पे भी काम कर रहे हैं, हम महिलाओं को बसों में आवागमन, उनको सशक्तिकरण करने के लिए उनको बसों में फ्री मुफ्त उनकी यात्राएं करा रहे हैं। नहीं तो प्रीतपाल साहब, ये स्वास्थ्य में साफ स्वच्छ पानी आता है कि नहीं आता है? नहीं, देखिए बात हमारी समझिए। हाँ। हमने 4 वादे किए थे 2020 में। हाँ। अरविंद केजरीवाल ने बड़े मन से हाँ। इस बात को कहा। क्या नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के वादे में 2019 में इस बात को कहा कि 2014 में मैं ये नहीं कर पाया, हाँ। मैं 2019 में करूंगा। हाँ। 2024 में उन्होंने कहा कि 2019 या 2014 में जो मैंने कहा वो मैं करके दिखाऊंगा। हाँ। तो अरविंद केजरीवाल में बल है। उन्होंने कहा कि ये 4 वादे हाँ। जो मैंने बड़े मुख्य वादे किए थे उसको मैं पूरा नहीं कर पाया हूं क्योंकि इन्होंने हमारी सरकार को चलने ही नहीं दिया। 2 साल 2.5 साल हो गए हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में भरने का काम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को कहा कि कोई सबूत हो तो लेके आओ, मैं इनको जेल में डालूं। मैं तो चाह रहा हूं कि जेल में डालूं, इनके पास प्रूफ नहीं था तो सारे हमारे नेता तो बाहर आ प्रीतपाल गए। साहब, एक सवाल और ले लेता हूं, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। ये राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि दलित विरोधी हैं आप लोग, झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी बहुत बड़े नेता हैं। हाँ। उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, उनको पता है उनको किस बात से इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिल्ली के, देश के दलित समाज के लोग जानते हैं। भीमराव बाबा साहब अंबेडकर जी के नाम पर दिल्ली में हमने शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ाया। दिल्ली के अंदर हम लोगों ने बच्चों को ट्यूशन देने का काम, जो प्राइवेट ट्यूशन 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख दलित समाज के बच्चों को उनको देने का काम किया। उनको डॉक्टर बनाने तक की, इंजीनियर बनाने तक की क्षमता जो उन बच्चों में थी उनको मदद करने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पे किया। ये पहली सरकार होगी देश की, चाहे दिल्ली ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, जहां पे भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पीछे मिलेगी, महात्मा गांधी जी की पीछे मूर्ति मिलेगी, ना वहां पे अरविंद केजरीवाल की मूर्ति मिलेगी, ना मनीष सिसोदिया की मिलेगी, ना भगवंत मान की मिलेगी। है दम इनमें। ये तो वहां पे टॉयलेट में भी अपनी फोटो लगा के बैठे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ना मुद को छोड़ती है, ना गोबर को छोड़ती है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी का कोई ठीक है प्रीतपाल साहब, चलिए आलोक जी जवाब दीजिए। असल मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने तो साफ तौर पर कहा कि जो काम हम नहीं कर पाए, हमने खुले मंच से कह दिया कि हम ये काम नहीं कर पाए। दम है तो आपके नेता बोल के दिखा दें। वो कह रहे हैं हमने जो कहा हमने वो किया और इस बार इसी दम पर फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार फिर से वापसी होगी। बीजेपी देखे। और बात बात पे सवाल आप पे भी उठता है कि ये नेता तो मतलब मुख्यमंत्री पद का वो आपके पास भी चेहरा नहीं है, इसीलिए आप किसी को आगे नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिबिलिटी नहीं। देखिए शिवम जी, हमारे पास नेताओं की फौज है और हम नए नए लोगों को, नौजवान साथियों को आगे लाकर और उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दे रहे हैं। इसका साक्षात उदाहरण है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। और अच्छा काम कर रहे हैं, उत्कृष्ट काम कर रहे हैं अपने अपने राज्यों में और दोबारा चौबारा रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहता हूँ, इस बार दिल्ली की राजनीतिक छवि, राजनीतिक फिजा बदली हुई है। अभी भी प्रीतपाल जी के उप मुख्यमंत्री और इनके मुख्यमंत्री के चेहरा
ये दोनों कोर्ट की नजर में विचाराधीन कैदी हैं। अगर इनके ऊपर स्ट्रिक्चर आ गया और इनके ऊपर सजा कायम हो गई तो तेरा क्या होगा कालिया? अभी ये भूल रहे हैं, ये बरी नहीं हुए हैं, ये जमानत से बाहर आए हैं। और रही बात, इन्होंने कहा था कि स्वच्छ पानी पेयजल दूंगा हर घर में। शिवम जी, आपके चैनल ने ही बेसब्री से दिखाया था टैंकर माफिया का साम्राज्य। मुझे याद है, मैंने इंडिया वॉइस पर डिबेट किया था जब टैंकर माफिया दिल्ली के जनता को लूट रही थी। नहीं, टैंकर माफिया तो छोड़िए आलोक जी, अभी तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हरियाणा की जो पानी दिल्ली आता है उसमें आप जहर मिला रहे हैं, अमोनिया की मात्रा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप दिल्ली वालों को जेनोसाइड मतलब आप करना चाह रहे हैं उनको। मतलब मुख्यमंत्री ने, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा ने उसी जल को पीकर दिखा दिया कि अगर इसमें जहर है तो सबसे पहला जहर मैं ग्रहण करता हूं। और इनकी बात झूठ साबित हुई। इन्होंने पूर्व में भी राहुल गांधी के ऊपर और नरेंद्र मोदी जी पर बेबुनियादी आरोप लगाए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांगा। ये झूठ बोलने के आदी हो चुके हैं। इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली की जमुना को साफ कर दूंगा। क्या हाल है दिल्ली की जमुना का? इन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली में टेरिस बना दूंगा। जब बारिश का मौसम आया तो आईटीओ में घुटने भर पानी में खड़ा होकर आलोक वत्स को डिबेट करना पड़ा। नाली का गंदा पानी, एक भी नाले की गारंटी सफाई नहीं। आलोक जी ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। दीपचंद राठौर साहब, आप ही के पास आ रहा हूं। दीपचंद राठौर साहब, कांग्रेस पार्टी से अगर आम आदमी पार्टी से पूछे तो आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि भाई आप बीजेपी की बी टीम है, और अगर बीजेपी से पूछे तो कहते हैं आम आदमी पार्टी की टीम है। ये ए बी सी में, सी तो सबसे साइड में है, ये सी बीच में क्या कर रहा है? ए सी बी हो गया है पूरा। दीपचंद साहब। आदरणीय दुबे जी, ये दुनिया को जब जाहिर है, जब अन्ना हजारे को इन्होंने धोखा दिया था तब तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस वालों ने किसको सपोर्ट करा था, वो सबको पता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, आम आदमी पार्टी। और देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, प्रितपाल जी ने और आलोक भाई ने बड़ी बड़ी बातें करी है। तो आप मुझसे मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, शराब हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे डीटीसी हो, चाहे जल बोर्ड और शौचालय, बिजली घोटाले करके दिल्ली सरकार को 10 सालों से लूटने का काम किया है। और प्रितपाल भाई जो अभी याद दम भर रहे हैं कि हमने फ्री में दिया, तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आप कह रहे हो कि हमने मुफ्त में बिजली और मुफ्त में पानी दे रहे हो, इसी साल के इकोनॉमिक सर्वे आप दिल्ली ने बताया कि दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर 60,000 करोड़ रुपया और बिजली कंपनी पर 80,000 करोड़ रुपया का कर्जा है। यह है प्रितपाल जी सच्चाई। और दूसरी बात दुबे जी, हर बार जुमलेबाजी होती है लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दुख की बात है कि दोनों राजनीतिक दल, आपदा और विपदा, जो मेरे लेफ्ट और राइट में बैठी है, जो नूरा कुश्ती यमुना पे कर रही है, कभी शीश महल पे कर रही है, कभी राजमहल पे कर रही है। बेहतर होता कि भारतीय जनता पार्टी के साथ सांसद, नगर निगम, केंद्र की सरकार, आम आदमी पार्टी के विधायक मुलाकात करते, बैठते और एक साफ सुथरी यमुना दिल्ली वासियों को देते। लेकिन आज देखने को क्या है कि राजनीति इतनी हैवी हो चुकी है। मुझे वो दिन याद आता है जब अटल जी प्रधानमंत्री थे और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। अटल जी ने शीला जी का हाथ पकड़ा, मेट्रो में बैठाया और दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन दोनों ने मिलकर किया, क्योंकि राजनीति को परे रखकर किया, क्योंकि दिल्ली सर्वप्रिय थी, दिल्ली के लोग हमारे लिए सर्वप्रिय थे। लेकिन आज क्या है, दोनों की नूरा कुश्ती में, सांप्रदायिकता की आग में दिल्ली को झोंका जा रहा है। आज प्यारी दिल्ली में जो दिल्ली कहते ग्रीन दिल्ली हुआ करती थी शीला जी के टाइम पे, आज वो सबसे दिल्ली वायु प्रदूषण में नंबर 1 हो चुकी है। प्रितपाल जी आप दम तो बहुत बोल रहे हैं, इनसे पूछिए आपने कौन सी विधानसभा के अंदर एक भी स्कूल बताया तो मुझे आप बता दीजिए। प्रितपाल जी मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, कितने रोडों का उद्घाटन करा ये भी बता के जाइएगा आप कि मैंने हमारी सरकार में इतने रोडों का उद्घाटन करा। देखिए, और आलोक जी जो दम भर रहे हैं, तो आलोक जी को पता होना चाहिए कि 2023 के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अंदर एलजी उनको चेयरमैन बनाया था कि यमुना आपको साफ करना है। तो कहीं ना कहीं तो आलोक जी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, आप केंद्र में बैठे हो, आप एक बोल दूसरे तरफ डाल रहे हो, दूसरे बोल दूसरे पाले में फेंक रहे हो। लेकिन दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की उन्नति के लिए, दिल्ली की जनता के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। अगर काम किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। इस बार आप देखिएगा 5 तारीख का चुनाव चिन्ह होगा और 8 तारीख के अंदर दिल्ली की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। दुबे जी ठीक है दीपचंद साहब, जल्दी से प्रीतपाल साहब जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा जल्दी से।
कि पहले ही आपने देखा आलोक वत्स साहब के मुंह से साफ निकल गया, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ किसका नाम लिया? राहुल गांधी जी का। और जब कांग्रेस के मित्र हमारे जब बोले थे दीपचंद राठौर जी, तभी उनके भाषा में वो बात निकल आई कि भाजपा और कांग्रेस का, तो अंदर खाते में दिल्ली के लिए कोई भी काम नहीं। लोकपाल बिल कहाँ है? आपने 2013 में कहा था कि हम लोकपाल बिल लेकर आएंगे, मैंने बोला नहीं, मेरी आदत ही नहीं बोलने के अंदर, आदत नहीं है बोलने की। आपने बताइए ना, आप लोगों को कब तक बेवकूफ बनाएंगे? प्रिंसिपाल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं ये तो जनता तय करेगी सर। बता दूंगा, कांग्रेस 3-13 कहीं पे नहीं है। 2013 में जनता ने नकार दिया, 2015 में जनता ने नकार दिया, 2020 में जनता ने नकार दिया, अब पंजाब में नकार दिया। देखिए, कांग्रेस का कोई वजूद खत्म हो चुका है। कांग्रेस का अपना वोट बैंक पूरी तरह से खसक चुका है। कांग्रेस का कोई भी विचारधारा जनता से जुड़ी नहीं है। सिर्फ लोग जब तक शीर्ष नेतृत्व इनका देश के प्रति जागृत नहीं होगा, कांग्रेस कभी नहीं उठेगी। लिख लीजिए, आम आदमी पार्टी का आने का ही, उदय होने का ही सबसे बड़ी गलती थी वो कांग्रेस ही थी। अगर कांग्रेस जन लोकपाल ले आती। प्रीतपाल साहब, दीपचंद राठौर साहब, अभी मनी आपके इन शब्दों को सुनने के बाद उन्हें यही याद आ रहा होगा कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे वो लकड़ी का छोटा सा हिस्सा ना होता। अगर वो आपका हाथ पकड़ के आपको इस पार नहीं करवाए होते तो आप इस वक्त आप ये नहीं कहते कि कांग्रेस का जनाधार खत्म हो गया। भाई, उनका जनाधार गया तो कहां गया? आपके पास गया। वही जनाधार वापस लाने के लिए तो लड़ रहे पकड़ा था, हमने किसी का हाथ नहीं पकड़ा था। ये हमारे दरवाजे हमारे समर्थन में आए थे। चलिए दीपचंद राठौर साहब, आप कहते हैं इनका हाथ पकड़ के वापस लाने के लिए। बिल्कुल ये आपकी सोच है। हमारे पास खुद राहुल गांधी जी ने हमारी पार्टी को कहा था कि हम आपका समर्थन करेंगे। आपने 2013 निकल गया, उसके बाद 15 में हमने 25 के अंदर मुझे पूरी ताकत के साथ सरकार में गए। 2020 में पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में है। 2025 में भी जनता के बीच में दिल्ली की जनता आपको जनता के बीच में है। और दिल्ली की जनता को समझ हमने काम किया है। आदमी में नहीं चाहिए, राज्यों में सरकार चला रही है, आदमी नहीं चाहिए, वो आदमी चाहिए दिल्ली के विकास की बात, दिल्ली की उन्नति की बात, कांग्रेस के पास कहने को कुछ है न भारतीय जनता पार्टी को कहने को। दोनों गालियां बकने वाले हैं। अब दिल्ली की जनता को भी गाली बकनी बचेगी, गाली बचेंगे, सत्याग्रह को भी गाली बचेंगे, आपको गाली बचेंगे, छोटे छोटे नेताओं को भी गाली बचेंगे, मारेंगे। एक मिनट प्रीतपाल साहब, दीपचंद साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी, मैं आपके पास आऊंगा। अनुराग जी, आमतौर पर किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव अगर होता है, चाहे छत्तीसगढ़ ले ले, राजस्थान ले ले, मध्य प्रदेश ले ले, वहां मुद्दे भाजपा सेट करती है और लीड करती है, 2.5 कदम आगे चलती है बाकी पार्टियों की तुलना में। लेकिन दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को कहीं वो एज नहीं दिया आगे जाने का। जैसे जब ये मुद्दा उठा कि भाई अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं यमुना साफ ना कर पाऊं तो मुझे 2025 में वोट मत दीजिएगा। अब ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल को घेरा तो अरविंद केजरीवाल ने ये ला दिया कि भाई यमुना में तो जहर मिलाया जा रहा है, जहर की तरफ लेके भाग गए। वहां सैनी साहब चले गए, पानी का आचमन करने चले गए। तो क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी को अंततोगत्वा, चुनाव अब तो आ गया, 48 घंटा बचा है, क्या अरविंद केजरीवाल ने वो एज नहीं दिया? और क्या दिल्ली में बीजेपी ने वो जगह नहीं बना पाई जहां ये मुद्दे खुद सेट करें और दूसरी पार्टियों को लीड करने का मौका दे, मतलब पीछे पीछे लेके आए? अनुराग साहब। बिल्कुल बिल्कुल जी, बाकी राज्यों में जो है, या आप सही कह रहे हैं, बीजेपी ने नैरेटिव सेट किया, लेकिन जो दिल्ली है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार नैरेटिव सेट कर रही है बहुत सालों से। क्योंकि एक तो आम आदमी पार्टी की पहली बात सरकार भी है, ऊपर से जो अरविंद केजरीवाल जी का व्यक्तित्व है और जो जिस तरीके की वो वक्ता है, जो उनका बोलने का तरीका है, वो जो है वो इसलिए भी वो जो, और उनमें बहुत दिमाग है, बहुत समझदारी के साथ वो नैरेटिव सेट करते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस एक ऑपोजिशन टाइप का जो चुनाव है वो हो रहा है। और एक तरीके से जो मैंने आपको बताया, जैसे कि भाजपा जो है, भाजपा कोशिश तो बहुत कर रही है एंटी इनकम्बेंसी जो है और जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा के सत्ता वापस से छीनने की, लेकिन उनमें भी कुछ कमियां हैं। अब जैसे अगर फ्री बिजली और फ्री पानी आम आदमी पार्टी ने दिया, तो पहले ये बोलते आते थे कि फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इनका जो
स्टैंड है वो अचानक से बदल गया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, अगर हम सरकार में आएंगे तो हम सारी स्कीम कंटिन्यू रहेगी जैसे कि तैसी है। अगर फ्री की रेवड़ी है और अगर इकोनॉमी को नुकसान हो रहा है तो आप बंद करो ना, कंटिन्यू क्यों करोगे? लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर दिल्ली की जनता को ये लग गया कि अगर सरकार चेंज हुई और अगर जो चीजें मुफ्त में मिल रही है उसके भी पैसे देने पड़ गए तो इनका नुकसान होगा। ये जो कहा जाता है कि भाई इस बार के चुनाव में इंटरेस्टिंग ये है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और वो क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस बीजेपी दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो कहा वो नहीं किया और जो पहले कहते थे वो तो बिल्कुल ही नहीं किए। अब सवाल ये कि क्या क्रेडिबिलिटी का मतलब वो जो क्राइसिस चल रहा है वो वर्क करने वाला है या नहीं, और एंटी इनकम्बेंसी को कहा देखते हैं क्या वो वर्क कर रहा है दिल्ली चुनाव में या नहीं? नहीं, ये वो पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा। देखिए यमुना की जहां तक बात है, आप ठीक कह रहे हैं, यमुना की जहां तक बात है उन्होंने कहा था वो नहीं कर पाए, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद बिजली, पानी और महिलाओं को जो फ्री उन्होंने ट्रेवल दिया बस में, वो सारे उन्होंने बोला और करके दिखाया। और इस बार भी जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं के बैंक अकाउंट में देंगे, तो लोगों को विश्वास है कि अगर वो कह रहे हैं तो देंगे। तो भाजपा भले ही अब कह रही है कि हम 2500 रुपए देंगे, लेकिन भाजपा की बातों पे कोई विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि इन्होंने एक बार इनके गृह मंत्री ने ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालेंगे, लेकिन नहीं डाले आज तक। तो इसलिए जो अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी आज भी बरकरार है, आज भी दिल्ली का आदमी उस पर भरोसा करता है। अगर आज भी वो कह रहे हैं कि 2100 रुपए वो महिला के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट देंगे तो सबको विश्वास है कि हाँ वो देंगे, अगर उन्होंने बोला है तो वो देंगे। ठीक है आलोक जी जवाब दीजिए, अगर उनका मैनिफेस्टो है उसमें जो स्कीमें हैं, योजनाएं हैं, वो अगर रेवड़ी है तो आप पीछा उनका क्यों कर रहे हैं? वो 2100 पे देंगे महिलाओं को तो आप तो 2500 रुपए चले गए, आप तो 2 हाथ आगे और चले गए। यानी अरविंद केजरीवाल जो रूट फॉलो कर रहे थे आपको भी वही फॉलो करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री को भरे मंच से यह क्यों कहना पड़ रहा है कि सरकार भले केजरीवाल की चली जाएगी लेकिन योजना सारी की सारी चलेगी? यानी डर तो आपको भी लग रहा है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि हम वो नाम बड़े और दर्शन छोटे के चक्कर में और इस बार भी बेड़ा पार हो जाए, वरना 5 साल फिर कौन इंतजार करे? यही गोल्डन मौका है। जितना जो मानना है, गधे को भी मामा कहना तो मतलब कह डालो, लेकिन चुनाव निकाल लो बस। आलोक जी देखिए शिवम जी, हिंदुस्तान में अगर रेवड़ी बांटने के किसी प्रणेता का नाम इतिहास में दर्ज होगा तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल होगा। और अब इन्होंने नियति बना दी है सारे पार्टियों के लिए कि सबको कहना पड़ रहा है कि हम ये देंगे, हम ये देंगे, हम ये देंगे। जो भी पार्टी कहेगी हम कुछ नहीं देंगे, उसको जनता चुनाव में वोट लादने भेज देगी। जनता को इन्होंने एक तरीके से बंद कर दिया है। नहीं तो आलोक साहब या तो आप इसकी काट निकालिए और या फिर ये रेवड़ी कहना बंद करिए। मतलब दोनों पाले में आप ही नहीं हो सकते ना, एक तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आप मत दो रेवड़ी और कहो कि इसका काट ये है हम ये देंगे, और या तो ये बात मानिए कि रेवड़ी नहीं है क्योंकि हम भी दे रहे हैं। हाँ, अब ये रेवड़ी नहीं है। और दूसरी बात, पंजाब में इन्होंने 1000 रुपए का वादा किया था महिलाओं से। हाँ, इनके शासन के 2 बरस बीत गए, अभी तक एक छदाम नहीं मिला है किसी को है। और पंजाब की इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत डामाडोल है। तो दिल्ली में ये देंगे या नहीं? पंजाब में जब नहीं दिए तो दिल्ली में देंगे, इसकी क्या गारंटी है? राजनीतिक विश्लेषक आप कह रहे थे कि जो वो करते हैं, तो पंजाब में 1000 कहा था तो क्यों नहीं दिया 2 साल में? शिवम जी मैं जवाब दे दूं। 3 साल हो गया, 3 साल। प्रीतपाल साहब जल्दी से। हाँ प्रीतपाल साहब जल्दी से। मैं आलोक पक्षी को ये याद दिला देना चाहता हूँ, देश के 140 करोड़ की आबादी में 86 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त का देने वाले प्रधानमंत्री रेवड़ी नहीं बांट रहे थे। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को। जो नरेंद्र मोदी जी वहां पे देना पड़ रहा था, 5 किलो का राशन आपने भिखारी बना दिया देश की जनता को। देना पड़ रहा था। 1 मिनट प्रीतपाल साहब, 1 मिनट प्रीतपाल साहब, यमुना सफाई का वादा किया था आपने, कांग्रेस पार्टी कहती है आपने एक नया डैम नहीं बनाया, आपने एक नई मशीन जो है नहीं लगाई कि पानी साफ हो, और आपने कुछ काम नहीं किया। अब आप कह रहे हैं जहर मिला दिया हरियाणा ने। पैसे से आप उनको भिखारी बना रहे हैं, आपको रेवड़ी नहीं देना चाहिए। देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो साम दंड दे दिए सब कुछ नहीं चलने वाला दिल्ली के अंदर।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल के ऊपर विश्वास करते हुए दिल्ली की जनता वोट देगी। और 8 तारीख को जब खुलेगा, 5 तारीख को वोट देने के बाद वहां पे एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगी। आज नोट कर लीजिए, वो उस दिन वोटिंग वाले भी दिन जिस दिन गिनते हुए मैं बैठूंगा आपके साथ। और कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी? देखिए, कांग्रेस तो ना 13 में थी, ना 15 में थी, ना 20 में थी। कांग्रेस तो 0 था, 0 ही रहेगा। कांग्रेस जबरदस्ती बेगानी दीपचंद राठौर साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं ना 13 में, ना 15 में, बिल्कुल नहीं है। ना 20 में, ना 25 में। मतलब आप कहीं हैं ही नहीं, वो तो नकार रहे हैं आपको पूरी तरीके से। प्रिंसिपाल जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से मैं नहीं रोक सकता हूँ। जवाब 8 तारीख को जब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जवाब दे रहा मैं बैठूंगा आपके चैनल पर, जनता पार्टी और कांग्रेस एक है, तो दिल्ली की जनता इस न्यूज को देखकर ही समझ लीजिए। सवाल आपने पूछा, दीपचंद जी से जवाब मिल रहा है लोकसभा में। ये पक्की बात है कि अरविंद केजरीवाल ने नब्ज पकड़ ली है इन दोनों की। लोकसभा वो नब्ज दबा देते हैं और ये अपनी भाषा पे आ जाते हैं। इसका जवाब तभी नरेंद्र मोदी जी आपदा कह रहे थे। लोकसभा में आपदा तो महाकुंभ में हुई, दर्जनों लोग खत्म हो गए। किसी की माँ, किसी का पिता, किसी का बच्चा, किसी का बेटा वहां खत्म हो गया। 18 घंटे तक इन्होंने आपदा मोरू। वहां पे क्या कर रहे हैं? राजनीति। योगी आदित्यनाथ जी यहाँ पे कुंभ को छोड़कर दिल्ली में राजनीति कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को यहाँ होना चाहिए और दिल्ली में भाषण दे रहे हैं। इनको चुनाव से मतलब है, देश की जनता से कुछ लेना देना नहीं। प्रिंसिपल साहब, हिंदू से प्यार है, ठीक ना इनको मुस्लिम से प्यार प्रिंसिपल है, साहब आलोक जी, ना इनको सिख से प्यार है, एक ना मिनट। इनको प्रिंसिपल साहब आलोक जी, एक मिनट। सुसायोजित ढंग से नहीं, ठीक है आलोक जी। प्रीतपाल सिंह, एक मिनट। दीपचंद राठौर जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? रिकॉर्ड और मिसाल है। हाँ जी, दीपचंद राठौर साहब जी, अभी आपने सुना प्रीतपाल साहब कह रहे हैं न कि ना आप 13 में कहीं लड़ाई में थे, ना आप 15 में थे, ना 20 में थे, ना ही आप 25 में हैं। आप तो कहीं लड़ाई है नहीं, और वो अपना जो कॉम्पिटिटर मान भी रहे हैं वो बीजेपी को मान रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप तो बस सपोर्ट करने आए, आपको तो हम लड़ाई में मानते भी नहीं, आप धारा प्रवाह जा नहीं रहे, आप बस ऐसे ही आगे चुनाव लड़ने, क्योंकि हमें घेरना था, आपको हरियाणा का बदला लेना था हमसे, बस इसीलिए आप आए। आदरणीय दुबे जी, देखिए लोकतंत्र के अंदर सबको बोलने की स्वतंत्र आजादी है। और अब की बात प्रिंसिपाल भाई से मैं बताना चाहूंगा कि जिसकी भी सरकार बनेगी तो वो कांग्रेस की बिना नहीं बनेगी, चाहे आपकी सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। नहीं तो आप एक मिनट, दीपचंद जी, अगर बीजेपी अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी का सपोर्ट करेंगे क्या आप दिल्ली में? वो वक्त बताएगा दुबे जी, वक्त आने दीजिए, वक्त का इंतजार करिए। 8 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। आलोक साहब, जरूरत पड़ी तो दीपचंद साहब को गले लगाएंगे आप? नेवर, नो नेवर। प्रीतपाल साहब, आप जरूर। प्रीतपाल साहब गले लगाइएगा कि नहीं? सोच समझ के बोलिएगा, 8 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। दिल्ली में अपने सरकार बना रही है और बनाएगी। नहीं, जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को गले लगाइएगा कि नहीं? वक्त को भी खिलाऊंगा और दीपचंद जी को भी लड्डू खिलाऊंगा। अरे प्रीतपाल साहब, मैं ये कह रहा हूँ राजनीति में इन कंडीशन जरूरत पड़ गई तो गले लगाइएगा दीपचंद जी को। खुलेगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से वहां बनने वाली है। ये भारतीय जनता पार्टी की 2024 में 2040 में रोक दिया इन्होंने। वहां पे कांग्रेस दुबे जी देखिए, अगर सीटें कम पड़ गई तो छेती गले लगा लूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के वक्त भी जाने या दीपचंद जी जाने, इनके आपस में क्या मुराद कुश्ती चल रही है। आम आदमी पार्टी अपने जो काम है उसके आधार पर जनता के बीच में हम अपनी सरकार बनाने। चलिए ठीक है, समय का थोड़ा अभाव है। दीपचंद जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। आदरणीय दुबे जी, मैं कहना चाहूंगा, देखिए अब की राजनीति के अंदर ऊंट किस खरवट बैठते हैं कहना बड़ा मुश्किल, चाहे आलोक जी हो चाहे प्रिंसिपाल जी हो। इन्हें अभी तक ये नहीं पता कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसका दम और खम रख दीजिए। आप भूल चुके 49 दिन की सरकार के अंदर सपोर्ट कैसे दिया था, प्रिंसिपाल जी ये भी शायद भूल चुके हैं। देखिए, जब आप यहाँ आज बैठे हो, कांग्रेस पार्टी को आप हल्के में मत लीजिए। कांग्रेस पार्टी की नेशनल पार्टी और आपकी वह हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। और आने वाले 8 तारीख को आप और हम सब एक साथ बैठेंगे और पता चल जाएगा किसके दम में कितना पानी है। चलिए भैया, पता चल जाएगा ये 8 तारीख को किस में कितना पानी है, कौन कितने पानी में भी है। चलिए, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यही रोकनी पड़ेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक जय आपका भी, दीपचंद राठौर साहब आपका भी, प्रीतपाल साहब आपका भी, अनुराग आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और चर्चा में समय देने के लिए शामिल होने के लिए। तो सवाल यही कि 48 घंटे से कम का समय बचा हुआ है, अब बारी है वोटरों की। चुनाव की प्रचार प्रसार थमने वाला है, बारी है वोटरों की, और 8 को नतीजा आएगा और कौन कितने पानी में है ये सब सबके सामने आएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़।